Recording is on. Okay, so ladies and gentlemen, let's start. Stop the recording to save it. Okay. तो आज हम नए इस टूल के साथ ट्राई करते हैं कि हाउ इट लुक्स, दैट इज जिट डॉट जिटसी। तो एनी हाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम आज के उसमें हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम के एलिमेंट्स क्या हैं। इंफॉर्मेशन सोर्स होना चाहिए, ट्रांसमीटर जिसका काम ये है कि फॉर एग्जांपल इनकोडिंग करे, मॉड्यूलेशन करे। उसके बाद चैनल को दे, चैनल स्कीम का काम ये है कि वो उसको डिस्टॉर्ट करे, आपके सिग्नल को डिस्टॉर्ट करे, उसमें नॉइज़ ऐड करे। हम नॉइज़ पे कल की क्लास में काम करेंगे। फिर रिसीवर का काम ये है कि जो इनकोडिंग हुई है उसको डिकोडिंग करे। इसके अलावा इसके अलावा डीमॉड्यूलेशन करे और उसको उस हालत में वापस ले आए, और जो कोशिश करे कि जो भी डिस्टॉर्शन के इफेक्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज करे और डेस्टिनेशन के हवाले करे। ठीक हो गया जी। तो ये हमने पढ़ा है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे इस नए टूल में क्या पेन पर काम करने की इजाज़त मिल सकती है। सिक्योरिटी ऑप्शंस, पोल, रिकॉर्ड। अच्छा, वाइट बोर्ड ले सकता हूँ। चल इसको देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी कि हमारे पास ये चीज़ें होना ज़रूरी है। उसके बाद हमने हर एक को आप यहाँ पढ़ सकेंगे कि इंफॉर्मेशन सोर्स क्या करता है, ट्रांसमीटर क्या करता है, या पढ़ चुके हुए हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि आपका जो ट्रांसमीटर है, आपका जो ट्रांसमीटर है वो क्या करता है। हमने ट्रांसमीटर को डिटेल में पढ़ा है कि भाई वहाँ पे मॉड्यूलेशन के लिए एक अदद ऑसिलेटर होता है। ऑसिलेटर जो है उसके बाद मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाता है। दूसरी तरफ मॉड्यूलेशन हो रही है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस, वोल्टेज एम्पलीफायर, and then the power amplifier, and that feed the modulation feed it to the signal which you have received. तो वी हैव कवर्ड दिस ऑलरेडी। चैनल की भी हमने बात कर ली हुई है, रिसीवर की बात भी हमने कर ली हुई है, डेस्टिनेशन की बात भी कर ली है, वाई वी डू दी मॉड्यूलेशन हमने ये टॉपिक भी पढ़ा हुआ है। तो अगर यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो सामने आ जाए जी। कोई क्वेश्चन? साथ नहीं। उसके बाद एक थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है जिसका आपको पता होना चाहिए। दैट इज दी, हाउ आई कैन यूज द पेन। कुछ आपको ये इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रही है। मिसाल के तौर पे 30 से 300 हर्ट्ज तक, दैट इज यूज्ड फॉर पावर लाइन कम्युनिकेशन। पावर लाइन का मतलब है कि जो आपकी बाबा की लाइंस हैं उन्हीं पे अगर कम्युनिकेशन करें तो लो फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि उसमें 50 हर्ट्स का, 50 और 60 हर्ट्स, पाकिस्तान में 50 हर्ट्स है और बाद ममालिक में 60 हर्ट्स है। तो 30 से लेके 300 हर्ट्स तक पावर लाइन कम्युनिकेशन में आ सकता है। फिर 0.3 से लेके 3 किलो हर्ट्स तक, 3 किलो हर्ट्ज तक, दैट इज यूज फॉर वॉइस फ्रीक्वेंसी। 3 किलो हर्ट्ज तक, 4 किलो हर्ट्ज तक वॉइस फ्रीक्वेंसी है। तो फेस टू फेस स्पीच कम्युनिकेशन जैसे इंटरकॉम। इसी तरह 3 से लेकर 30 किलो हर्ट्ज तक इज यूज बाय सबमरीन कम्युनिकेशन। इसी तरह 30 से लेके 300 किलो हर्ट्ज तक सबमरीन, 0.3 से 3 मेगा हर्ट्ज तक एएम ब्रॉडकास्ट रेडियो। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि लैंडलाइन टेलीफोनी के लिए है। लैंडलाइन टेलीफोनी के लिए है। कैन आई गेट समवेयर समहाउ द पेन? तो व्हाइट बोर्ड तो मैं वहां से ले सकता हूँ, लेकिन
इस पे लिखने के लिए, स्क्रीन पे लिखने के लिए वहाँ पे एक फ़ीचर था ज़ूम में। क्या वो फ़ीचर यहाँ पे भी अवेलेबल है कि नहीं? एनी हाउ, आज इसको मैं चेक कर लूँगा। डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ होना चाहिए। नज़र तो आ रहा है ना? तो फिर इम्पोर्टेंट क्या है? योर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, योर टीवी एंड सेलुलर टेलीफोनी। तो आप इनको अपने टाइम में देखें, एफएम रेडियो, टीवी, तो ये कौन-कौन सी फ्रीक्वेंसी किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है एज़ अ कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियर, यू मस्ट। फिर मैंने कहा कि थोड़ी-सी टर्मिनोलॉजी के बारे में, मिसाल के तौर पे मेरे ख़्याल से इसकी कोई इतनी बताना आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए मेरे लिए, टाइम। तो कम्युनिकेशन का तल्लक टाइम के साथ, मिसाल के तौर पे व्हेनेवर यू हैव अ सिग्नल, तो सिग्नल और फंक्शन को हमने क्या क्या किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया था? एफ एफ टी, एस एफ टी, वी एफ टी, यानी कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर? मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे वर्ड या वन नोट को ओपन कर लूँ फॉर आज के लिए, और फिर इसको एक्सप्लोर करूँगा कि इस पे लिखने का कोई तरीका है। तो जेंटलमैन, ये आप देख सकते हैं कि ये आपका जी। तो अगर मिसाल के तौर पे ये आपकी वॉइस है, तो द वॉइस इट हैज़ एन एम्पलीट्यूड, इट हैज़ एन एम्पलीट्यूड एंड इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही बात वो यहाँ पे आपको कह रहा है कि टाइम इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी विद रेफरेंस टू विच ऑल कम्युनिकेशन हैपेंस। इस चीज़ से तो मतलब हम मालूम करते हैं लेटेंसी कितनी है, डिले कितना है, एंड टू एंड डिले कितना है, राउंड ट्रिप टाइम, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वांटिटी। तो कहते हैं इट इज टिपिकली मेजर्ड इन सेकेंड्स। फिर कहते हैं फॉर इंस्टेंस द ड्यूरेशन ऑफ ए कन्वर्जेशन विद योर फ्रेंड यूजिंग ए मोबाइल फोन, आप अपने दोस्त से मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो अगेन टाइम इज इंपॉर्टेंट। फिर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका सिग्नल है, दैट कैरीज certain frequencies, that carries certain frequencies which is measured in the frequency is measured in hertz। तो मिसाल के तौर पे अब मेरी वॉइस है, अगर मेरे साथ कोई ऑनलाइन स्टूडेंट होता तो मेरी ये वॉइस उस तक पहुंचती, तो मेरी जो वॉइस आप सुन रहे हैं वही वॉइस वो भी सुनता। तो इसका मतलब ये है कि मेरी इसमें कुछ सर्टन, और वो पहचान सकता था कि जी इस वक्त मुझे कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, मुझे कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। कैसे उसको मालूम होता है? बिकॉज माई वॉइस हैव ए सर्टन फ्रीक्वेंसीज। तो इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी, अब मिसाल के तौर पे नूरजहान की आवाज़ ले लें या किसी आज के सिंगर की ले लें, जो कि सिंगर तो नहीं होता लेकिन उनको सिंगर कह लें, खैर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो ऑटो ट्यून वाले लोग हैं। लेकिन जो मिसाल के तौर पे नूरजहान थी, मेहदी हसन थे, नुसरत फ़तेह अली खान साहब थे, गुलाम अली साहब थे, तो व्हाट उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक थी उनके सिग्नल की? फ्रीक्वेंसी। तो यही वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी with reference to which all signals in the communication system are more commonly distinguished। अगर हारिस और हाशर बोलते हैं और उनमें फर्क नजर आ जाता है, तो किस चीज का फर्क क्या है? उनकी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंट है। इसी तरह मिसाल अभी आपको मैंने बताया कि अगर आप सेलुलर के थ्रू कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो यू विल बी यूजिंग ए समथिंग विच इज हेयर, तो फ्रीक्वेंसी। इसी तरह अगर आप ऑप्टिकल फाइबर से पे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो यू विल बी यूजिंग दिस फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इंपॉर्टेंट। फिर फ्रीक्वेंसी का इनवर्स कह लें, उल्टा कह लें, दैट इज कॉल्ड दी वेवलेंथ। क्या? वेवलेंथ। तो इसीलिए हर फ्रीक्वेंसी के साथ उसका वेवलेंथ बताया गया है इस डायग्राम में, इस बुक में। बड़ी अच्छी किताब है, बड़ी इजी किताब है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको पढ़ें। और जो 3 दफ़ा के लिए बैठे हुए हैं वो तो आज रात को ही पढ़ के जाएंगे। क्या आप में से भी कोई है ऐसा जो कहे जी मैं भी इधर ही बैठूंगा जब तक किताब खत्म नहीं होगी, छुट्टी नहीं करनी?
साथ सोच रहा है कि ऐसी ऑफर एक्सेप्ट कर ही लूं। जी, वहाँ थोड़ा सा मोर मैथमेटिकल है, यहाँ पे थोड़ी ये टर्म टर्मिनोलॉजी तो मैथमेटिकल नहीं हो सकती ना, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी मिली, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो इसी तरह मिसाल के तौर पे जब हम ऑप्टिकल फाइबर में बात करते हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी में नहीं करते, हम वेवलेंथ में करते हैं। तो मैंने आपको अभी ये बताया कि वेवलेंथ जो है दैट इज गिवन बाय लेमडा एंड दैट इज इक्वल टू सी बाय एफ। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की ले रहे थे एग्जांपल, और ऑप्टिकल फाइबर में हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी है 430 टेराहर्ट्ज, कितना, 430 से लेके 750 टेराहर्ट्ज। तो मैं 430 के लिए फाइंड कर लेता हूँ। तो अगर 430 के लिए करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी हो गई 430, 430 टेरा का क्या मतलब होता है जेंटलमैन? 10^12, वेरी नाइस। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10^8। तो अगर जिसके पास भी कैलकुलेटर है, जिसके पास भी मोबाइल है, वो बड़े आराम से मुझे ये कैलकुलेशन करके दे सकता है कि भाई इसकी इस फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ क्या है। कर सकते हैं ना? तो जनाब आप इसके लिए मिसाल के तौर पे यहाँ कैलकुलेटर को मैंने ओपन किया, साइट सॉरी ये मेरा कैलकुलेटर साइड पे ले आया, तो 3 एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल 8 डिवाइडेड बाय 430 एक्सपोनेंशियल 12, यही है। इंटर कर देते हैं तो क्या आ गया? दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7 × 10⁻⁷ मीटर्स। या आप कह सकते हैं कि इट इज इट इज 7 अप्रॉक्सीमेटली 7 × 10⁻⁻7, -7 था ना? तो अगर ये है जी बिल्कुल, तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं 0.7 माइक्रोमीटर। कितना? 0.7 माइक्रोमीटर। तो कल पेपर में अगर आ जाए तो इसमें घबराना नहीं है, देख लें 0.7 माइक्रोमीटर, तो एक ही बात है। लेकिन हम नॉर्मली रेडियो कम्युनिकेशन में हर्ट्स में बात करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछ लूँ अगेन कि मिसाल के तौर पे आप मुझे कोई बता दे कि वाईफाई किस फ्रीक्वेंसी में काम करता है। मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि वाईफाई किस फ्रीक्वेंसी में काम करता है, तो क्या जवाब देंगे? वाईफाई किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? तो मैं खाली तो उतार दो फिर, क्योंकि ऑनलाइन तो मेरे साथ कोई नहीं है। जी, बताना चाह रहे थे आप? तो आप में नाम क्या है? मोहम्मद हसनैन ने कहा कि 2.4 गीगाहर्ट्ज। मोहम्मद हसनैन ने क्या कहा? 2.4 गीगाहर्ट्ज। अगर आप कुछ बताना चाहेंगे 5 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज। साथ कुछ बताना चाहता है? 2.4 तो लिख दिया है। 6 गीगाहर्ट्ज। और कुछ बताना चाहते हैं? तो बस, तो अगर आपने बस कहा तो हमने लाइन लगा दी। तो इसका मतलब है कि मैंने इसको हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी में बात की। लेकिन मोस्टली जब हम ऑप्टिकल फाइबर में जाते हैं तो वहां पे फ्रीक्वेंसी बड़ी हाई होती है। जैसे अभी आपने देखा 430 टेरा, ये तो गीगा है ना, 1000 गुना इससे ज्यादा। तो हम इसको इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसीज में हम इसको वेवलेंथ में कन्वर्ट करके जैसे भी आपने किया, और आप इसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो मेरी बात? अगर क्लियर नहीं हो तो मुझे रोको। उसके बाद हमने वेवलेंथ को देखा, और वेवलेंथ की हमने बात की कि नॉर्मली रिप्रेजेंट बाय लैम्डा एंड गिवन बाय और चेंज्ड बाय लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ। फिर उसके बाद हमने नई टर्म पढ़ना चाहते हैं जो कि आपको आती है, स्पेक्ट्रम। क्या कहा है साथ? स्पेक्ट्रम।
तो देंगे कोई जवाब हमें स्पेक्ट्रम का? करंट क्या करें? क्या होता है स्पेक्ट्रम? तो जी साहब क्या कहना चाह रहे हैं? शाबाश। कलर वाला। ओ कलर वाला। जी। और कलर ना हो तो स्पेक्ट्रम नहीं है, या मेरे मुंह से भी कलर वाला निकल रहे हैं, तो वॉइस का स्पेक्ट्रम नहीं होगा, कलर तो नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब कलर, मैंने कहा मतलब कौन सी चीज आप हमें, तो नहीं कलर वाला ना कहें। इट इज बेसिकली द लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट आर प्रेजेंट इन सिग्नल। लिस्ट, जो भी फ्रीक्वेंसी मौजूद है मेरी वॉइस में, अगर मुझे कोई मालूम करके ये बता दे कि आपकी वॉइस में 10 हर्ट्स है, 20 हर्ट है, 30 हर्ट है, 100 हर्ट है, 1 किलो हर्ट है, 2 किलो हर्ट है, तो आपने मुझे एक लिस्ट बता दी। इस लिस्ट का नाम क्या है? स्पेक्ट्रम। इस लिस्ट में कोई रंग होना जरूरी नहीं। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि दी फ्रीक्वेंट, यानी क्या मतलब जो टाइम डोमेन को, यहाँ पे हम इसने थोड़े डिफरेंट तरीके से बात की, जो कि आपने डीएसपी में ऑलरेडी की हुई है, कि हम अपने को टाइम डोमेन सिग्नल देते थे और कहते थे कि इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट कर दो। याद है? तो अगर अगर याद है हारिस को, तो हारिस बताएगा कि कौन सा तरीका अपनाते थे कि वो टाइम फ्रीक्वेंसी में चला जाता था। तो हमें हारिस ने अपने दिल से बताया कि जी वो था फ्रीक्वेंसी, जी था फोरियर ट्रांसफॉर्म। वो क्या था? फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम, और अभी आज हम, हो सकता है आप मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दें, हारिस तो मौजूद है, कि फिर इसने फ्रीक्वेंसी से फोरियर सीरीज भी पढ़ी हुई है और फोरियर ट्रांसफॉर्म भी पढ़ा हुआ है। तो क्या है बेसिकली फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म? टूल है। क्या है? टूल है, मैथमेटिकल टूल है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम मैथमेटिक्स को कभी टूल के तौर पे मानते ही नहीं है। हम कहते हैं कि ये तो यहूदियों का सब्जेक्ट है, इसको हम क्यों पढ़ें या क्यों समझें। लेकिन सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल टूल है। पूरी की पूरी साइंस जो है वो इसके ऊपर ही रिवॉल्व करती है। तो इवन हमसे रशियन तो बला का वो है ना, उनके साथ तो हमारी दूर दूर तक मुकाबला नहीं हो सकता। इवन ईरानी को देख के आदमी हैरान होता है कि दादा तुम्हारा मैथ्स इतना अच्छा है, मुझे तो मैथ्स की एबीसी भी नहीं आती। लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है, जो प्री मेडिकल वाले हैं ये कहते हैं हमें मैथ्स नहीं आता। बाकी तो कोई भी नहीं कहता, मैंने देखा जो कहता हो कि मुझे मैथ्स नहीं आता। जिसको पूछो कहता है नहीं जी मैथ्स तो मुझे आता है, मैथ्स को कोई मसला नहीं है। क्योंकि वो समझते हैं कि मैथ्स जो दुकानदार के पास जाके करते हैं ना, उसको मैथ्स कहते हैं। कि उसको 1000 रुपए का नोट देते हैं और उससे 425 रुपए वापस ले लेते हैं और कहते हैं जी इतनी की चीज हमारी 555 रुपए की चीज आ गई है। मैथ्स आता है। तो फोरियर भी एक मैथमेटिकल, जैसे आप लोगों ने कहा, टूल है, जिसको हम टाइम डोमेन में सिग्नल देते हैं और वो हमें तमाम फ्रीक्वेंसी जो हमारे सिग्नल में मौजूद हैं वो बता देता है। तो जो हमें बताता है, हसनैन उसे क्या कहेंगे? फोरियर जो हमें बताता है उसे हम क्या कहेंगे? वही स्पेक्ट्रम कहेंगे ना। अभी कहा, ये बात समझाई कि अगर आप, अभी आपको ये क्लियर किया कि अगर ये है हमारा वो मैथमेटिकल टूल जिसको हमने इस बॉक्स से में बंद कर दिया, तो इसको जब भी हम टाइम डोमेन, ये फोरियर है, अभी एक्सप्लेन हो सकता है आप बता दें, और अगर ना बताएं तो फिर मजबूरी मुझे बताना पड़ेगा कि कब फोरियर सीरीज और कब फोरियर ट्रांसफॉर्म। इवन हारिस तो यहां तक भी बताने के लिए तैयार है कि एक है फोरियर ट्रांसफॉर्म और एक है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, डीटीएफटी। तो आपने तीन चीजें पढ़ी हैं, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। कितने लायक हैं आप लोग?
है हम में से कोई जिसने ये 3 चीजें नहीं पढ़ी? पढ़ी कब थी कि भूल जाए? पहले तो पढ़ना पड़ता है भूलने के लिए। जी, इसने पढ़ा था। देखिए जी, आप पे गवाही आ गई कि इसने पढ़ा था। तो जब फोरियर को हम किस डोमेन में, टाइम डोमेन में सिग्नल इनपुट करते हैं, तो वो हमें आउटपुट में फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है। यानी हमें सारी वो फ्रीक्वेंसी जो हमारे टाइम डोमेन सिग्नल में है, वो सारी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे हमें बता देता है कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो ये है, इस सारे को कहते हैं स्पेक्ट्रम। दुनिया का मुश्किल तरीन सब्जेक्ट। मैथ्स तो इतना इजी है ना कि कांट इमेजिन, लेकिन जस्ट उसकी आवाज आपके कान के पर्दे को हिला दे, जो कि हम कहते हैं ना दा चर्द की रीशी। ठीक है, एनी आगे बढ़ते हैं जी। तो एटलीस्ट आपको ये क्लियर कर दिया कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो आप कहते हैं ना कि आपने तो डीएसपी में भी क्लियर किया था, हमें कौन सा क्लियर हो गया है? ठीक है। फिर हम बात करना चाहते हैं अबाउट दी, फिर हम बात करना चाहते हैं अबाउट दी बैंडविड्थ। किसको? बैंडविड्थ। तो जैसे मैंने अभी आपको ये क्लियर किया, और फिर इसमें भी हम दो बातें करेंगे। एक हम करेंगे सिग्नल बैंडविड्थ, एक हम बात क्या करेंगे, सिग्नल की बैंडविड्थ। तो मिसाल के तौर पे, अगर ये यहां पे जो चीज है ये मेरा वॉइस है, तो क्या मैं इस वॉइस को एक सिग्नल कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? कह सकता हूं। दैट वॉइस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या तो इट इज अ सिग्नल। ना ये सिग्नल में मुझे जब इस फोरियर से गुजारा, तो ये मुझे बता रहा है कि इसमें ये फ्रीक्वेंसीज हैं, एफ नॉट है, एफ वन है, एफ टू है, एफ थ्री है, एफ फोर है, मिसाल के तौर पे। तो इसमें जो कम से कम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसका डिफरेंस अगर आप फाइंड कर लें, क्या फाइंड कर लें? मुश्किल काम है ना, पूरा सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो उस सब्ट्रैक्शन के बाद जो चीज आपको नजर आएगी उसको क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। तो ये बैंडविड्थ किसकी है? आपकी वॉइस की। और वॉइस क्या है? एक सिग्नल है। इसलिए आप इसके साथ अगर ये भी लिख लें कि सिग्नल बैंडविड्थ, तो गलत बात नहीं। अब भी नहीं क्लियर? नहीं है तो बोलो। ये इसने मुझे बड़े टाइम पहले भी कहा था कि जी सीखने का एक ही तरीके का सवाल करो, और आप लोग घर से तैयार होकर आते हैं कि सवाल नहीं करेंगे। क्यों हारिस? ये कोई घर में आपको सुबह सुबह उठ के नाश्ते के साथ कहा जाता है कि बच्चे 12 बजे टीचर माने सवाल बनेगी खपकी की? ऐसी कोई बात? तो फिर क्यों नहीं करते? करेंगे, क्योंकि फिर जब जवाब मैं मांगता हूं तो मुझे आप जवाब भी नहीं देते। जिसे फीलिंग होती है कि समझ तो नहीं आई थी, बस आपने कहा गुजरे जान छूटे। जान छूट जाएगी, लेकिन जान ऐसी फंसेगी फिर जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो इसलिए गोल्डन टाइम है ये आपका, क्योंकि इस वक्त 3 लोग या 3 एजेंट्स आपके पीछे आपको सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले आपके वालिदैन, जिन्होंने अभी डिग्री कर ली है, उन्होंने शायद फील कर लिया होगा कि अब माँ बाप की आंखें थोड़ी थोड़ी बदलती जा रही हैं। अब वो चाहते हैं कि आप कुछ करके दिखाएं। आज तो क्या आप उनको कह रहे हैं कि भाई 2 की स्टाइल लग सबर का भाई डिग्री नहीं मिला शे, अगर आइटम बम मिलाओ शो ब्याह गो रही। तो डिग्री मिग्री कोई नहीं देखता। ये आप उनको तो क्या लें, धोखा दे सकते हैं, लेकिन रियलिटी में इफ यू आर कॉम्पिटेंट, यू विल बी गेटिंग दी अपॉर्चुनिटीज। तो आगे देखते हैं जी। तो सिग्नल बैंडविड्थ क्लियर हो गया? नहीं है तो बात करो। 7
साथ बड़े खुशी से पूछता होता है आज क्लास होगी, जब मैं कहता हूँ होगी तो फिर नहीं आता। तो मैं सोचता हूँ किस लिए पूछा है, कि जब तुमने आना ही नहीं है तो पूछ किस लिए रहे हो। ऐसे ही साथ जब ये पूछ लेना तो मुझे उस दिन कंफर्म होता है कि अब इसने नहीं आना, मैंने रात को उसको जवाब नहीं दिया कि आ जाइए, तो देखिए आ गया है। जी, तो क्लियर हो गया सिग्नल बैंडविड्थ किसे कहते हैं। अब अगर ये मेरी सिग्नल की बैंडविड्थ है, ये मेरी सिग्नल की बैंडविड्थ है, मिसाल के तौर पे 3 से लेकर या 20, चलें ये कह लें 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, ये मेरी सिग्नल की बैंडविड्थ है, ये मेरी सिग्नल की, मेरी वॉइस की बैंडविड्थ है। लेकिन जो मेरा ये ट्रांसमिट चैनल है जिसके ऊपर ये जा रहा है, जिसके ऊपर ये वॉइस ने जाना है, मिसाल के तौर पे ये वॉइस वाईफाई चैनल है। कौन सा चैनल है? वाईफाई का। या ये जीएसएम का चैनल है, या ये यूएमटीएस का चैनल है, किसी को तो होगा ना। तो हर चैनल के लिए, मिसाल के तौर पे अभी हमने बात की है कि अगर ये वाईफाई है तो इस स्पेक्ट्रम को किस इस बैंडविड्थ को, जो कि सिग्नल की बैंडविड्थ है, इस बैंडविड्थ को किस बैंडविड्थ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जो कि अभी आपने कहा कि या तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज है या ये 5 गीगाहर्ट्ज है, और न्यूअर जो हमारे इक्विपमेंट आने वाला है या आ चुका है वो 6 गीगाहर्ट्ज है। इसी तरह अगर आप जीएसएम पे हैं तो दैट इज 900 मेगाहर्ट्ज, दैट इज 2.4 गीगाहर्ट्ज। अगर ये यूएमटीएस है तो इट इज 2.1 गीगाहर्ट्ज। तो दैट बैंड दिस इज अगेन अ बैंडविड्थ, क्योंकि इसने इस बैंडविड्थ के ऊपर जाके बैठना है, तो दैट इज कॉल्ड चैनल बैंडविड्थ। क्या कहते हैं इसे? चैनल बैंडविड्थ। अब भी नहीं क्लियर? अगर चले ये क्लियर है, क्योंकि हारिस ने मुझे बोल्ड ही कहा है कि क्लियर है, तो फिर मेरा सवाल ये है कि इसको इस बैंडविड्थ से, सिग्नल बैंडविड्थ से चैनल बैंडविड्थ में कौन कन्वर्ट करेगा? मॉड्यूलेशन। तो यहां मॉड्यूलेशन करके जो सिग्नल बैंडविड्थ है इसको चैनल बैंडविड्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही बात यहां पे लिखी होनी चाहिए। ये देखिए जी, दैट इज दी signal bandwidth and that is the channel bandwidth, the range of frequencies required by the transmission of the modulated signal। क्लियर है? उसके बाद हम देखना चाहते हैं मॉड्यूलेशन। तो अभी मैंने बताया कि जो सिग्नल की बैंडविड्थ को चैनल की बैंडविड्थ में कन्वर्ट करे, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सॉरी मॉड्यूलेशन। नहीं, अगर मैं ये पूछ लूं, आसान तरीका किसी भी चीज को सीखने का ये होता है, एज एडवाइस मुझसे ये ले लें जी नौशीन, आसान तरीका क्या होता है सीखने का किसी भी चीज को? उसका मीनिंग समझ जाए, जो उसका मतलब है वो समझ जाओ तो उसकी डेफिनेशन खुद ही समझ आ जाएगी। तो मॉड्यूलेशन का मतलब चेंज। मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है? तो यहां पे आप उसकी किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देते हो, तो जो चेंज होती है इसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। तब मुश्किल नाम उसने रखा है तो हमारी क्या गलती, लेकिन आप आसानी के लिए इसको ढूंढेंगे, इसका इंग्लिश में मीनिंग, उर्दू में मीनिंग क्या है, इसका पश्तो में, अगर उर्दू नहीं आती तो पश्तो में मतलब क्या है, इट विल बिकम वेरी सिंपल। तो यही वो कह रहा है, द टर्म सिग्नल एंड चैनल बैंडविड्थ मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सिग्नल फ्रॉम सिग्नल बैंडविड्थ टू द चैनल बैंडविड्थ। है ना मुश्किल बात? असनैन जी, क्लियर? अच्छा, अगर ये भी क्लियर, तो फिर अगर ये मॉड्यूलेशन है, अगर ये मॉड्यूलेशन है तो फिर डी मॉड्यूलेशन क्या चीज है? रिवर्स। यदि चैनल बैंडविड्थ को सिग्नल बैंडविड्थ में वापस लाने के अमल को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। है ना मुश्किल काम? क्लियर? फिर उसके बाद क्या है? बेस बैंड सिग्नल। कौन सा सिग्नल? बेस बैंड सिग्नल। याद रखें, बेस बैंड सिग्नल का मतलब होता है वो सिग्नल जो मॉड्यूलेट ना हुआ हो, उस सिग्नल को क्या कहते हैं? बेस बैंड सिग्नल।
अगर मैं ऐसे पूछ लूँ, पूछने में क्या हर्ज है? ये जो मैं बोल रहा हूँ, आपका नाम मुझे भूल गया, मुशाहिद, मुशाहिद हुसैन। तो मुशाहिद हुसैन साहब, ये जो मेरी वॉइस आप तक पहुंची है, ये कौन सा सिग्नल है? बेस बैंड। ये मॉड्यूलेट नहीं हुआ। ये जेन्युइन जो है, ओरिजिनल इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की, सिग्नल बैंडविड्थ में ये उसमें तब्दीली नहीं की गई, इसलिए दिस इज द बेस्ट बेस बैंड सिग्नल। तो हमने तो कोई नहीं कहा कि भाई ट्रांसफर होना उस पर पाबंदी है। हमने कहा जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज की लिस्ट है, अगर उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई तो उस सिग्नल को क्या कहते हैं? बेस बैंड सिग्नल। तो ट्रांसमिशन तो बेस बैंड में भी होती है। क्या वॉकी टॉकी पे आपने कभी बात नहीं की? बचपन में तो खेला होगा ना वॉकी टॉकी पे। तो वॉकी टॉकी भी बेस बैंड सिग्नल जाता है, अनचेंज सिग्नल जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? इवन अगर मैं ये कहूं कि जब आप अपने कंप्यूटर को इस स्विच के साथ कनेक्ट करते हो, यहां भी बेस बैंड सिग्नल है, यहां भी मॉड्यूलेशन नहीं होती। तो दो एग्जांपल्स दी। तो ट्रांसमिशन को होना या ना होना, ये कंडीशन में नहीं रखी। मैंने कहा जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जो सिग्नल है जिसको मॉड्यूलेट नहीं किया गया, उस सिग्नल को कहते हैं बेस बैंड सिग्नल। अब बात मुश्किल है, पेपर में दे सकता हूं, इजाजत है? पेपर देखिए आपकी इजाजत से बनता है। अब ये बज में कट करके और कल उस पर डाल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में पेपर जो है वो स्टूडेंट की मर्जी से बनता है, लेकिन फिर भी ग्रेड नहीं आता। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद है, अगर आप ये बेस बैंड सिग्नल ही कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस कम्युनिकेशन को कहते हैं बेस बैंड ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं? बेस बैंड। दो एग्जांपल दी है ना, एक वॉकी टॉकी की दी जिसमें मॉड्यूलेशन नहीं होती, एक आपको इथरनेट की एग्जांपल दी जिसमें मॉड्यूलेशन नहीं होती। तो ऐसी ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं? बेस बैंड ट्रांसमिशन। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है ब्रॉडबैंड सिग्नल। क्या है? ब्रॉडबैंड। जब आप उसको मॉड्यूलेट कर देते हैं, बेस बैंड सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देते हैं और उससे एक नया सिग्नल बन जाता है, उस सिग्नल को कहते हैं ब्रॉडबैंड सिग्नल। क्या कहते हैं? ब्रॉडबैंड सिग्नल। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपनी वॉइस लैपटॉप को दे रहा हूं और ये भेज रहा है एक्सेस रूटर की तरफ, लेकिन ये उसको भेजने से पहले 2. जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी थी बेस बैंड, उसको ये ब्रॉड बैंड यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज में या 5 गीगाहर्ट्ज में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये किस सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर रहा है? ब्रॉडबैंड सिग्नल। और क्योंकि इस ट्रांसमिशन के लिए ब्रॉडबैंड सिग्नल इस्तेमाल हुआ है, सच ए कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन इज कॉल्ड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। तो बता दें जी, इसमें अगर कोई चीज़ मुश्किल है इन टर्म्स में, कोई भी टर्मिनोलॉजी तो कम से कम आए ना। कोई मुश्किल बातें तो बाद में पूछेगा, बेसिक बातें तो पहले पूछेगा, कम से कम वो तो आनी चाहिए। क्यों मुशाहिद हुसैन, समझ आ गई? अच्छा जी, अगर ये समझ आ गई तो फिर हम आते हैं बेसिक्स ऑफ सिग्नल रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। तो सिग्नल को हम, क्योंकि मुझे यहाँ लिखने की आदत है और ये मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन आई विल चेक इट, ना हुआ तो आई विल लीव दिस टू देन। तो जनाब, हमने कहा कि हम सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम सिग्नल को टाइम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाइम डोमेन में। हम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर सकते हैं। किसमें? फ्रीक्वेंसी डोमेन। और एक और भी है जिसको कहते हैं टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन। टाइम, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, लेकिन जस्ट बता दिया। जी नौशीन, किस किस डोमेन में सिग्नल होता है? टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में और टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन में। लेकिन नेचुरली सिग्नल किस डोमेन में होता है? इन तीनों में से तीनों में होता है, पहले में होता है, दूसरे में होता है, तीसरे में होता है, किसी में भी नहीं होता। नॉट
नॉट ऑफ अबव। तो टाइम डोमेन में होता है, तो हमारा सिग्नल टाइम डोमेन में होता है। तो फिर हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में, क्या ये खुद चला जाता है टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में? नहीं जाता स्टैन। फिर कैसे होता है? अभी इन्होंने कहा कि फोरियर हम यूज करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म या वेवलेट ट्रांसफॉर्म हम इस्तेमाल करके इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेकर जाते हैं। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि भाई क्यों ले जाते हो? तो मेरा आसान जवाब तो ये हो सकता है मेरे पास टाइम बहुत है इसलिए थोड़ा सा ज़ाया करना होता है। ठीक है जवाब, ये कैसा जवाब है जो आप कह रहे हैं हाँ ठीक है? ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए आपके लिए, कभी भी टीचर को मसला नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ टीचर के पास टाइम ज़्यादा है इसलिए वो कहता है कि हाँ जी यही है। तो नहीं, उसकी वजह ये है कि इसमें हमें जब भी हमें कोई सिस्टम डिज़ाइन करना है, कोई हार्डवेयर डिज़ाइन करना है, तो टाइम ये हमें सिर्फ ये बताता चलता है कि इस वक्त में इसका ये एम्पलीट्यूड था, इस वक्त में इसका ये एम्पलीट्यूड था, बस ये बताता है। इससे हार्डवेयर डिज़ाइन में या सिस्टम डिज़ाइन में हमें कोई मदद नहीं मिलती। सिस्टम के डिज़ाइन में मिसाल के तौर पे, अब चलें छोटा सा हम डिवाइस देख लेते हैं। ये अब इसको डिज़ाइन किया गया है एम्पलीट्यूड से नहीं, टाइम से नहीं, इसको इस चीज़ से किया गया है क्योंकि टाइम का तो पता ही नहीं है इस डिवाइस को कब आएगा सिग्नल, तो टाइम की तो कोई वर्थ ही ना रही। इसलिए हमें क्या चाहिए कि भाई इसने कौन सी फ्रीक्वेंसी से लेके कौन सी फ्रीक्वेंसी तक, मिसाल के तौर पे अभी आप लोगों ने कहा कि 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वाईफाई। अब इस 2.4 गीगाहर्ट्ज पे कितनी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है इसकी कम्युनिकेशन के लिए? ओनली 100 मेगा। कितनी? 100 मेगा। इसका मतलब है कि इसको 2.4 से लेकर 2.41 तक के लिए डिज़ाइन करना है। तो इसका मतलब मुझे इसकी फ्रीक्वेंसीज का पता होना ज़रूरी है, मुझे इसकी फ्रीक्वेंसीज का, मुझे इसका एम्पलीट्यूड या टाइम से कोई मसला नहीं है। मुझे ये डिज़ाइन करना है कि भाई दैट शुड बी फ्रॉम 2.40 अप टू 2.41 गीगाहर्ट्ज, और इसके दरमियान में कितनी बैंडविड्थ अवेलेबल है? 100 मेगाहर्ट्ज। इसलिए हम अपने सिग्नल को टाइम से फ्रीक्वेंसी में ले जाके देखते हैं कि भाई इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, और उसके मुताबिक फिर हम हार्डवेयर, मुझे हार्डवेयर डिज़ाइन नहीं आता, लेकिन आप लोगों ने हार्डवेयर के लिए तो माशाल्लाह डीएलडी से स्टार्ट किया हुआ है, और पता नहीं उसके बाद कितने सब्जेक्ट आपने हार्डवेयर में पढ़े। तो दीज सब्जेक्ट्स फॉर टू ट्रेन यू हाउ यू कैन मेक फॉर एग्जाम्पल अ फिल्टर, how you can make a receiver, a transmitter. So all of these equipment needs frequencies. That's the reason you convert it into the frequency domain. क्लियर हो गया मेरी बात? उसके बाद जगहों पे हमें, यानी इसका मतलब है कि इसमें पहले वाले में नो फ्रीक्वेंसी, पहले वाले में नो फ्रीक्वेंसी, नो फ्रीक्वेंसी इन्फो, दूसरे वाले में नो टाइम इन्फो, नो टाइम इन्फो, थर्ड वाले में दोनों इन्फो, टाइम भी और फ्रीक्वेंसी। मिसाल के तौर पे कभी हमारा मुल्क भी चीज़ें जीतने की सलाहियत रखता था, और कभी हम क्रिकेट जीत जाते थे, कभी हम स्क्वाश जीत जाते थे, कभी हम हॉकी जीत जाते थे, कभी हम रेसलिंग जीत जाते थे। तो फिर जब जीतते थे तो हमारा नेशनल एंथम बजाया जाता था, सुनाया जाता था। मिसाल के तौर पे हमने जर्मनी में या ऑस्ट्रेलिया में कोई कप जीत लिया, तो क्या पाकिस्तान से हम बंदे ले जाते थे पहले से कि भाई हम जीतेंगे और आपने यहाँ पे हमारा नेशनल एंथम बजाना है? नो, वो तो उधर ही का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, जर्मनी का, यानी जो भी वहाँ के का वो हैं हुनरमंद, उन्होंने ही बजाना है। तो उनको क्या चीज़ बताई जाती है कि कौन से टाइम पे कौन सी फ्रीक्वेंसी। और यही काम होता है जब आप म्यूजिशियन के पास जाएं, तो वो यही करता है कि वो प्ले करता है सर्टन फ्रीक्वेंसीज को सर्टन टाइम के ऊपर।
और उससे एक खास म्यूजिक या टोन जनरेट हो जाती है। क्लियर हो मेरी बात जी? तो कहने का मेरा मकसद ये है कि सिग्नल्स को आपको जो रिप्रेजेंट है वो तीन में होते हैं, लेकिन फॉर एनालिसिस पर्पस यू ट्रांसफॉर्म देम इनटू फ्रीक्वेंसी या टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन। क्लियर हो मेरी बात? अब अगर हम टाइम डोमेन में भी इसको देखें तो कौन कौन सी चीजें इसमें सिग्नल में होती हैं। नंबर वन, आपको पता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। नंबर टू, फ्रीक्वेंसी। एंड नंबर थ्री, सॉरी भूल गया, टाइम तो टाइम टाइम डोमेन में जब रिप्रेजेंट होता है तो उसका एम्पलीट्यूड होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और तीसरी चीज जो होती है, जब फ्रीक्वेंसी कह दी तो वेवलेंथ तो हो गया ना, फिर तो दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। एंगल, फेज, फाई, फ्रीक्वेंसी एफ, एम्पलीट्यूड में बी ए। तो आप अपने सिग्नल को यूं लिखते थे मिसाल के तौर पे, E इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एफ टी प्लस फाई, या ए साइन 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा टी प्लस फाई। तो दिस इज योर रेडियंस, रेडियंस पर सेकेंड। कुछ बात समझ आ गई? तो जनाब यही बात यहाँ पे बताई गई है कि जनाब बेसिक्स क्या है कि यू हैव दी, यू हाउ यू रिप्रेजेंट द सिग्नल, हाउ यू रिप्रेजेंट द सिग्नल, एंड देन व्हाट आर दी समथिंग विच वी एनालाइज। तो हमने कहा कि जनाब अभी आपको कहा कि व्हेन यू हैव दी, बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरा वॉइस है, मैंने जैसे आपको कहा कि अगर ये मेरा वॉइस है तो इसको जब मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म से गुजारता हूं या फोरियर सीरीज से गुजारता हूं, बात करेंगे कि फोरियर सीरीज कब, फोरियर ट्रांसफॉर्म कब, हो सकता है आपको पहले से ही पता हो। पता है या नहीं पता? साथ कहता है पता है लेकिन बताना नहीं चाहता। हसनैन के साथ मोहम्मद, जी। तो पता है जी कि कब फोरियर सीरीज, कब फोरियर ट्रांसफॉर्म, कब डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। फिर आप लोगों से नहीं पूछता, आप लोगों से तो सॉफ्टवेयर पूछना चाहिए ना, सिग्नल आप लोगों से नहीं पूछना चाहिए, वरना आपसे पूछता कि बताओ ना, हमने नहीं पढ़ा। चलें, तो मैं बताता हूँ। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि यू हैव दी, हाँ, जब आप इसको इस फोरियर से गुजारते हो तो हम कहते हैं ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बताता है। क्या बता देता है? बेसिकली ये डिफरेंट साइन वेव्स हमें देता है। क्या देता है? साइन वेव ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी असल में ये चीज देता है। क्या देता है? साइन वेव। मिसाल के तौर पे हमारी वॉइस में जूम करें कि 100 हर्ट्स है, 200 हर्ट्स है, 300 हर्ट्स है, तो ये हमें तीन वेव्स देगा। एक साइन वेव देगा 100 हर्ट की, दूसरी साइन वेव हमें देगा, रिप्रेजेंट देगा 200 की, और तीसरी देगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी से हमें यहाँ इस वैल्यू से पता चलेगा अच्छा ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है। तो बेसिकली हमें क्या देता है? साइन वेव्स। शुक्र है जी। तो ये हमें साइन वेव एंड फोरियर सीरीज। तो चलिए पहला काम हम ये करते हैं कि आपके साथ थोड़ा सा इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं कि फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्या फ़र्क है। तो एक तरफ
नंबर वन, हम फोरियर सीरीज को रखते हैं, और दूसरी तरफ हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को, और तीसरी तरफ हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो जनाब, जब भी आपका सिग्नल पीरियोडिक होता है, क्या होता है, तो यू यूज द फोरियर सीरीज। कितना मुश्किल सवाल है। सिग्नल पीरियोडिक हो सकता है ना, तो यू विल बी यूजिंग फोरियर सीरीज। एंड इफ योर सिग्नल इज ए पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक, यू विल बी यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। और यही बात इसके लिए भी है कि व्हेन योर सिग्नल इज ए पीरियोडिक, यू स्टिल यूज द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। कुछ बात समझ आई? इसका मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पे जी ऑफ टी इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल, जी ऑफ टी प्लस टी नॉट, तो इट इज रिपीटिंग आफ्टर एवरी टी नॉट टाइम, which is called a time, which is called a time period, this is called the time period. So this is because this is a periodic signal, so we'll be using the Fourier series. ठीक है। नंबर टू बात, नंबर वन ये हो गई। नंबर टू, किस डोमेन के लिए हम फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करते हैं? तो डोमेन हमारा सिर्फ एक सिंगल टाइम पीरियड, सिंगल टी नॉट, इसमें हम इस सिग्नल को, जो कि कोई भी सिग्नल है, हम उसको एवेलुएट करते हैं, एनालाइज करते हैं। लेकिन यहाँ तो ए पीरियोडिक है, कोई टाइम पीरियड है ही नहीं, तो यहाँ पे हम उसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरे इंटायर कंटिन्यूस टाइम लाइन में, कंटिन्यूस टाइम लाइन में हम उसको एनालाइज करते हैं। क्लियर हो मेरी बात? दूसरी भी, नंबर थ्री, हमने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, नंबर थ्री पॉइंट, कि ये हमें देता क्या है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम किस हालत में देता है। तो ये हमें देता है कंटिन्यूस डोमेन में। किस डोमेन में? कंटिन्यूस डोमेन। और ये हमें देता है डिस्क्रीट डोमेन। और डीटीएफटी इसी कंटिन्यूस सिग्नल को सैंपल करके डिस्क्रीट वैल्यूज, इसी से ये चीज हासिल की जाती है, बाय सैंपलिंग, बाय सैंपलिंग। क्लियर होगी मेरी बात? जी, डोमेन से मुराद ये है कि ये तो सिग्नल, मिसाल के तौर पे ये मेरा सिग्नल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये एक टाइम पीरियड यहाँ कंप्लीट हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, ऐसे ही है ना। तो हम बार बार क्यों करें भाई? हम इस टाइम के लिए सिर्फ इसको एनालाइज कर लें, वही चीज इधर है, वही चीज इधर है, सेम चीज है। तो इसका मतलब वी measure or analyze the signal in a single T naught. This is T naught, this is another T naught, this is another T naught. तो सिंगल डोमेन में, सिंगल टाइम पीरियड में हम उसको, यानी कि 0 to T, हम उसको एनालाइज करते हैं, इन अदर वर्ड्स। जबकि यहाँ पे तो ये तो ए पीरियोडिक सिग्नल है, ये तो इस तरह रिपीट हो ही नहीं रहा। जब ये तो नॉन रिपीटिव है, तो फिर इसके लिए हम पूरे टाइमलाइन जितना भी सिग्नल है उस सब में उसको, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो भी टाइम है, हम उसमें उसको एनालाइज करते हैं। तीसरा वाला ये डिस्क्रीट, ये पूछ रहे, ये तीसरा वाला है ना, तो ये कह रहा हूँ, तीसरे वाले में हम क्या करते हैं कि रूल यही है कि हमारे पास, जो डोमेन में पूछ रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में पूछ रहे हो, दैट्स इजी। मैंने कहा कि जब आप, मिसाल के तौर पे, ये आपका फोरियर सीरीज है। क्या है फोरियर सीरीज?
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको मैंने एक पीरियोडिक सिग्नल दिया, क्योंकि इसके लिए मैंने कहा पीरियोडिक सिग्नल चाहिए। तो फोरियर सीरीज हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज बता देगी कि इसमें ये फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा डिस्क्रीट। अगर मेरे पास एक ए पीरियोडिक सिग्नल है और वो मैं फोरियर, लाजमी तौर पे फोरियर ट्रांसफॉर्म को देना है, मैंने लिखा है यहां पे, तो ये मुझे एक कंटिन्यूअस वेव इस तरह दे देगा। तो इसलिए मैंने यहां लिखा है कि ये मुझे डिस्क्रीट की बजाय कंटिन्यूअस वैल्यू देगा। फिर मैंने कहा कि बाज केस में मुझे डिसकंटिन्यूस से मसला है, तो मुझे कंटिन्यूस को जब भी, कंटिन्यूस सिग्नल को जब भी डिस्क्रीट में ले जाने का मेरा दिल चाहे, तो साथ कहता है कि हमें सैम्पलिंग करनी होती है, यानी कि इसी सिग्नल की हम सैम्पलिंग करके डिस्क्रीट डीटीएफटी में, बस यही एडिशन है। बाकी वो सिंपल है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म है, लेकिन जब उसका आउटपुट आ जाता है तो वी सैंपल इट टू गेट डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब भी नहीं क्लियर? 1 मिनट के लिए सोच लें, नहीं समझ आ रही तो बात करें। जी मुसद्दिक, मुशाहिद हुसैन रईस। मुशाहिद हुसैन के साथ कौन बैठा है? उसाम। तो उसाम को भी समझ आ रही है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी नहीं आ रही तो बात करें, ठीक है? चलें फिर आगे बढ़ते हैं, जब आपने क्वेश्चन नहीं करना तो जनाब मैंने पहली बात तो ये बताई कि मेरा जो टाइम डोमेन में सिग्नल है, मेरा जो टाइम डोमेन में सिग्नल है, दैट हैज एन एम्पलीट्यूड em, दैट हैज अ फ्रीक्वेंसी f, एंड दैट हैज ए फेज phi। फिर मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो इस 2 पाई एफ को ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि em क्या है, दैट इज द पीक वैल्यू, sin is a trigonometric function, f is the frequency of the signal in hertz. You can convert this, or you can change this frequency by multiplying by 2 pi, and we call it radian frequency. Then t is the time, and phi is the phase. कोई मुश्किल? क्लियर? ओके, तो अगर ये क्लियर है, और ये सिग्नल जो है जो आपके सामने है, अभी मैंने आपको 3 डोमेन्स बताए, फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन और टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जेंटलमैन ये जो आपको सिग्नल नजर आ रहा है, ये जो आपको सिग्नल नजर आ रहा है, ये वी ऑफ टी नजर आ रहा है ना, किस किस डोमेन में है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में। नाम क्या है आपका? अहमद शहजाद कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। असम क्या कहते हैं? टाइम डोमेन में है। अहमद शहजाद क्या कह रहे हो? दिस सिग्नल इज, अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये सिग्नल, मैं यहाँ के बदकिस्मती से यहाँ लिख नहीं सक रहा, सीख लूंगा। तो ये सिग्नल कुछ यूं होगा, ये सिग्नल कुछ यूं था, जिसमें ये इसका em वैल्यू जो कि एम्पलीट्यूड है, नंबर ऑफ साइकिल जितनी भी पर यूनिट टाइम करता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, और ये एक्सिस जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम। तो ये बताता है कि किस वक्त इसका क्या एम्पलीट्यूड है, किस टाइम पे क्या एम्पलीट्यूड है, किस टाइम पे क्या एम्पलीट्यूड है। तो टाइम डोमेन सिग्नल, नॉट द फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन में टाइम इज नॉट देयर। जैसे यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी नजर नहीं आ रही, अगर आती है नजर तो मैं अहमद शहजाद को कहूँगा कि अहमद साहब एक थोड़ी सी हम पे करम करें और हमें ये बताएं। ये मैं एक सिग्नल यहाँ पे देखता हूँ, ये सिग्नल मैंने एक लिया,
चलें, पहला सवाल तो ऐसे आप खुद ही जवाब दे दें कि ये जो सिग्नल आप में नज़र आ रहा है, चलें जी, ये सिग्नल हम ज़ूम कर लेते हैं, कहने में क्या हर्ज है। ये सिग्नल किस डोमेन में है? क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस पे बता रहा है एम्पलीट्यूड और एक्स एक्सिस पे बता रहा है टाइम। तो ये टाइम डोमेन सिग्नल। अगर मैं इसी सिग्नल को वाई सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन बता दूं, तो नाउ दिस सिग्नल इज कैन बी सीन लाइक दिस। तो अभी क्या बता रहा है कि इस कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर है, इस सिग्नल के अंदर। मैंने कहा ना कि जब आप इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म के हवाले करते हो तो वो आपको इसकी साइन वेव्स देता है, और इन साइन वेव्स की हमने जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं कि इस ब्लू वाले की ये फ्रीक्वेंसी है, इस ऑरेंज वाले की ये फ्रीक्वेंसी है, और इस ग्रीन वाले की ये फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे इसका मतलब कि हमारे पास क्या, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आ गई और वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड आ गया। नाउ दिस सिग्नल इज इन दी फ्रीक्वेंसी डोमेन। क्लियर होगी मेरी बात? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके, बैक है। तो जनाब हमने कहा कि अगर हमें मिसाल के तौर पे ये एक सिग्नल मिल जाता है, ठीक है अहमद, ये सिग्नल किस किस डोमेन में है? टाइम डोमेन में, क्योंकि इसके एक्सेस पे आपको टाइम नजर आ रहा है। इस और ये सिग्नल पीरियोडिक है कि ए पीरियोडिक है? क्यों? रिपीट हो रहा है आफ्टर दिस टाइम टी, ये वही सिग्नल फिर रिपीट हो रहा है और रिपीटिव है, इसका मतलब पीरियोडिक है। तो अगर हमें कोई कह दे कि जनाब आप इस सिग्नल की और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कैपिटल ए, एम्पलीट्यूड इज कैपिटल ए, टाइम पीरियड इज टी, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द पल्स इज टॉ, कुछ भी नाम दे दें, टॉ। और अगर हमें कोई कहे कि आप इस सिग्नल की का फोरियर सीरीज फाइंड करें, नहीं फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, क्या होगा? फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड होगा? जी अहमद, जी साहब, फार्मूला पुट करेंगे। जी आप कुछ बताना चाह रहे हैं? साथ ने बता दिया फार्मूला पुट करना है। तो जनाब होता ही नहीं है, जब ये पीरियोडिक सिग्नल है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे होगा? फोरी हो ही नहीं सकता, ना कोई फार्मूला है ना कोई रूल है। मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जनाब वी हैव दी फोरियर या वे पीरियोडिक सिग्नल, तो इस पे फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं लग सकता, इस पे फोरियर सीरीज लगेगी। कुछ बात समझ आई? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसके जो कोफिशेंट्स हैं, हम इसके इसके कोफिशेंट फाइंड करेंगे और कोफिशेंट से हम फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे कि कौन कौन सी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज से ये सिग्नल बना है। ये टाइम डोमेन सिग्नल में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने भी आपको ये वाई सिग्नल दिखाया था, लेकिन अगर आपके पास फोरियर ना होता तो इसको देख के आप नहीं बता सकते कि इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं। ये तो थैंक्स टू द फोरियर जिसने बताया कि इसमें एक ब्लू फ्रीक्वेंसी है, एक ऑरेंज फ्रीक्वेंसी है और एक ग्रीन फ्रीक्वेंसी है। फॉर गॉड से ये ना कहना कल के जी ये ग्रीन फ्रीक्वेंसी है और ये ऑरेंज फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब है मैंने ग्रीन से मेरी मुराद यहाँ पे कलर था, ताकि डैट रिप्रेजेंट मे बी 30 हर्ट्स, मे बी 300 हर्ट्स, मे बी 400 हर्ट्स, कोई नंबर है हर्ट्स में। तो ये नहीं कह देना कि जी क्लास में सर ने कहा था कि ब्लू ग्रीन और
फ्रीक्वेंसियाँ रंगदार होती हैं, फिर आपने नई टर्मिनोलॉजी निकाल देनी है। और बदकिस्मती से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह सकूँगा नहीं जी मैंने नहीं कहा होगा। क्लियर होगी मेरी बात? एनी हाउ आगे बढ़ते हैं जी। तो इसे आप नहीं बता सकते, तो इससे हम क्या करेंगे कि अगर ये पीरियोडिक सिग्नल है जैसे हमारी एग्जांपल में, तो देन वी विल फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द साइन वेव्स, कोफिशिएंट ऑफ द साइन वेव्स। मैंने कहा ना साइन वेव देता है, तो मुझे इसके कोफिशिएंट्स की जरूरत है, जिसको ए नॉट, जो कि डीसी वैल्यू होती है, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई डीसी वैल्यू भी हो। नहीं आओ, डीसी वैल्यू का मतलब क्या, नाम क्या है? समीर। तो समीर ने कहा कि डीसी का मतलब है कि जो डी से स्टार्ट हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो। तो इसके में हो सकता है कोई जीरो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भी हो, कोई 10 हर्ट्ज का भी हो, 20 हर्ट्ज का भी हो, 100 हर्ट्ज का भी हो, हमें क्या पता। तो ये दैट इज समथिंग कि हमने फाइंड करना है। इसके लिए क्या फाइंड करेंगे? विल बी फाइंडिंग दीज कोफिशिएंट। ए नॉट इज द कोफिशिएंट ऑफ द डीसी कंपोनेंट। ए एन कह रहा हूं थे, A1 A2 A3 जितनी भी कंपोनेंट है फ्रीक्वेंसी के, उनके A1s और B1s हमने फाइंड करने, बस सिंपल। जबकि टी क्या है? कैपिटल टी इज द पीरियड ऑफ द वेव। एफ ऑफ टी क्या है? ये पूरा का पूरा सिग्नल, जिसका हमने फोरियर सीरीज फाइंड करनी है अभी। तो हमारा फार्मूला क्या है? हमारा फार्मूला होगा एफ ऑफ टी, बल्कि मैं अगर यहां पे लिख दूं, पहले ये यहाँ कहाँ लिखूं, मजा नहीं आ रहा, चलें उधर लिख देता हूं। यहीं पे जब लिख लेता था तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता था जी। तो एफ ऑफ टी इज द फोरियर सीरीज इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू। ए नॉट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द डीसी कंपोनेंट, प्लस समेशन ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं, तो समेशन ऑफ द ए एन कॉस 2 पाई NT डिवाइड बाई कैपिटल टी, प्लस साइन बी एन साइन bn साइन 2 पाई NT डिवाइड बाय कैपिटल टी। ये है जी फार्मूला। हमें फाइंड करना है ए नॉट, A1 A2 A3 जितने भी हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे, और B1 B2 एंड सो ऑन। कुछ बात समझ आ रही? तो ये तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, ये तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। इसलिए जब भी आपको पेपर में कोई क्वेश्चन देगा तो आपको कहेगा कि जिसके पहले 3 4 5 6 10 50 100 जितने वो चाहे उतने कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर दो। पेपर में तो 100 कोई नहीं कहेगा। हाँ, अगर सिमुलेशन के जरिए आप कर रहे हैं, मैटलैब में कर रहे हैं, फिर मैं कह सकता हूँ कि जी 100 निकाल लो, क्योंकि कंप्यूटर को कहने में तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन पेपर में तो आप पेन पेंसिल से यूज करते हो, पेन पेपर यूज करते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि जी आप इस सिग्नल के, मिसाल के तौर पे इस सिग्नल के पहले 4 कंपोनेंट्स दे दो, यानी ए नॉट A1 B1 A2 B2 A3 B3, 4 पूरे हो गए। है ना मुश्किल बात? तो यही चीज यहां पे की गई है। देख लें वही फार्मूला, एफ ऑफ नॉट ए नॉट डिवाइड बाई 2, प्लस क्योंकि यहाँ पे का मैंने जूम किया कि 3 चाहिए, लाजमी नहीं कि 3 मांगे गए हो, 4 सॉरी। एक तो ए नॉट हो गया, दूसरा क्या हो गया A1 B1, और उसके साथ मैंने बताया कि कॉस 2 पाई T डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी ना, ये n था ना, तो n की वैल्यू आपने पहली क्या डाल दी? 1।
एन की क्या वैल्यू डाल दी? पहली पहली वैल्यू जीरो थी ना, जीरो के बाद पहली वैल्यू है वन होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा था 2 पाई NT डिवाइड बाई टी, तो एन की वैल्यू वन हो गई। यहाँ पे एन की वैल्यू टू हो गई, देख लें टू हो गई। यहाँ पे एन की वैल्यू थ्री हो गई। अगर अगला कोई मांगता है तो फिर फोर हो जाएगी, फोर के बाद फाइव हो जाएगी, वन, ठीक है ना। यहाँ पे वन है एन की वैल्यू। अगर ये यहाँ पे दोबारा तवज्जो दे दें, यहाँ देखें मैंने लिखा है ए एन, एंड एन वैल्यू इज फ्रॉम वन अप टू, जहां तक कहा जाए। तो अगर हमें कहा गया है मिसाल के तौर पे अप टू थ्री, तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी? ए नॉट डिवाइड बाई टू प्लस ए, एन की पहली वैल्यू वन है तो ए वन कॉस, यहाँ पे एन की वैल्यू वन, तो क्या आ जाएगा? 2 पाई टी डिवाइड बाई कैपिटल टी प्लस साइन बी एन बी वन साइन 2 पाई टी या टॉ डिवाइड बाई कैपिटल टी, तो ये पहली वैल्यू हो गई। फिर प्लस दूसरी वैल्यू ए टू एंड सो ऑन। असनैन नहीं समझ आ रही? ओके, वो शायद समझ आ रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये, तो हमने ये वैल्यूज, अगर आप इसको इकट्ठा भी करना चाहें तो क्या कर दिया इसने? इसने 2 पाई डिवाइड बाई टी क्या होता है? 2 पाई एफ क्या होता है? 2 पाई एफ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई 1 बाई टी? तो ये 2 पाई एफ किसके बराबर होता है? तो जहां जहां 2 पाई बाई टी है, आई कैन रिप्लेस इट बाय ओमेगा। तो यही काम यहाँ पे हुआ, यही काम कि जहां जहां 2 पाई बाई टी है मैंने उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दिया। जहां भी 2 पाई बाई टी है मैंने उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दिया। जहां भी 2 पाई बाई टी है मैंने उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब मेरी सिंपल वैल्यू ये आ गई, आ गई नहीं जी? तो अब आप देखें, आपको पता चल रहा है कि इसमें इसकी डीसी वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि उसके फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा नॉट है, ओमेगा वन है, ओमेगा है, एफ है, उसकी क्या है? ओमेगा टू की। देखिए 2 ओमेगा, 3 ओमेगा। तो यू आर गेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दी फ्रीक्वेंसी। जबकि अगर आप कहेंगे जी ए नॉट क्या है? ए नॉट इज गिवन बाय 2 a डिवाइडेड बाय कैपिटल। तो क्या हमें ए की वैल्यू उसने दी हुई थी इस डायग्राम में? यस। 2 पाई का तो मसला नहीं है, और हमें पता है कि टॉप का भी हमें पता है कि ड्यूरेशन ऑफ द सिग्नल क्या है, पता है ना। तो इसका मतलब है कि क्या ये आप फाइंड कर सकते हो? 2 a डिवाइड बाई टी, कैपिटल टी, कर सकते हो? असलैन ये ना कहना कि ये नहीं कर सकता। टू को, अगर ए आपको मालूम है, ये ए आपको पता है कितना है, लेट करें 10 है, तो 2 × 10 कर सकते हैं। वेरी नाइस। अगर ये टाइम टॉ जो है लेट करें 0.1 सेकेंड है, तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये टी जो है लेट करें 2 सेकेंड है, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी, कौन सा मसला है। तो हमने ये ए नॉट की वैल्यू यहां पे पुट कर दी। इसी तरह हमने ए वन की वैल्यू यहाँ वन पुट किया, तो यहाँ एन की वैल्यू वन हो गई। तो क्या आ जाएगा? 2 a t ए टॉ साइन 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल टी डिवाइड बाय दिस। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। सिंपल एम्पलीट्यूड है। जैसे चलें, अगर इससे आपको तकलीफ हो रही है तो हम इसी सवाल को एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। कहता है कंप्यूट द फर्स्ट 4 टर्म्स। देखो उसने कह दिया पहली चार, यानी ए नॉट, A1B1, A2B2, A3B3। तो ये कहता है कि जनाब आपका टाइम पीरियड जिसके बाद ये रिपीट हो रहा है, कौन सी वेव है आपकी? रेक्टेंगुलर वेव है। जैसे भी आपने देखा था रेक्टेंगुलर वेव है, और किस फ्रीक्वेंसी की है? 1 किलो हर्ट्स। कितनी है? 1 किलो हर्ट्स।
इसका मतलब है कि वो ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 किलो हर्ट्स है। तो फिर टी कितना होगा, कैपिटल टी, 1/f, 1/10⁻⁻³ इसका मतलब है कि 1 × 10⁻³ यानी कि 1 मिली सेकेंड। मुश्किल बात है, क्यों आसान, मुश्किल है इसमें कोई? तो ये आप कैपिटल टी भी आपने फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद वो कहता है कि इस विड्थ की, इसकी विड्थ जो है वो कितनी है, वेव की विड्थ, पल्स की विड्थ कितनी है, 500 माइक्रोसेकेंड। कितनी, 500 माइक्रोसेकेंड्स। और कहता है कि एम्पलीट्यूड कितना है, कैपिटल ए कितना है, 10, ये 10। तो अब हमें सारी चीज़ें जो यहाँ पे हमें तकलीफ दे रही थी, अब हमें पता है। तो इसने ये किया कि हमारी मुख्तलिफ जगहों पे टॉ बाय कैपिटल टी है, टॉ बाय कैपिटल टी है, टॉ बाय कैपिटल टी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इनको पहले से ही मालूम कर लें कि टी बाय कैपिटल टी क्या, टॉ बाय कैपिटल टी क्या है, टॉ की वैल्यू क्या है, 500 माइक्रो, और कैपिटल टी अभी आपने फाइंड किया 1 मिली सेकेंड। तो इससे आ गया मेरे पास एक वैल्यू। बस ये वैल्यूज मैंने इस फार्मूले में पुट कर दूं एंड आई विल बी गेटिंग दी, देखिए ये मैंने पुट कर दी, एंड सॉल्विंग इट आई विल बी गेटिंग दी डिफरेंट। इसका मतलब है कि डीसी कंपोनेंट की क्या वैल्यू है, एम्पलीट्यूड क्या है, ये 2πf, एफ क्या है, 1000। तो आई कैन गेट दी different, so this is the what this represents. Now what type of signal it is, in which domain it is now, frequency domain में। टाइम को हमने छोड़ दिया। नाउ दिस इज दी फ्रीक्वेंसी डोमेन, फोरियर सीरीज, फोरियर रिप्रेजेंटेशन। तो ये चीज हम यहां पे देख रहे थे कि सिग्नल की एनालिसिस, तो हमने एनालिसिस किया कि इसमें अभी यूज द फोरियर सीरीज। क्लियर हो गया? तो आप चलें, आज के लिए 4 बज रहे हैं, कल हम थोड़ा लंबी क्लास ले सकते हैं। तो आपने कुछ आपको प्रॉब्लम्स और भी दूंगा कि आप उनको सॉल्व करें। एंड जैसे यहाँ पे और भी हैं, तो जैसे evaluate द सिंगल पल्स विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 मिली वोल्ट एंड द फर्स्ट जीरो क्रॉसिंग एट 0.5 किलोहर्ट्ज। तो इस किस्म की चीज़ों को हम फर्दर, और फोरियर ट्रांसफॉर्म को भी हमने देखना ही देखना है। क्लियर हो मेरी बात? तो अब हमने मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ देखें तो ये नॉन रिपीटिव है, ये रिपीट हो रहा है दोबारा दोबारा शायद, ये जो आपको नजर आ रहा है ये रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब पीरियोडिक नहीं है। अगर पीरियोडिक नहीं है तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करना होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि मुझे लिखने की ताकत यहाँ मिल जाए, तो आई विल लेटिंग यू यहीं पे लिख के क्लियर करूंगा कि भाई कैसे काम कर रहा है। एनी क्वेश्चन? नो? तो चलें, आज के लिए इतना काफ़ी। एंड अटेंडेंस लेते हैं जी, इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है ही है।